बिहार टीचिंग वैकेंसी पर आधारित जिस वीडियो को आज आप देख पा रहे हैं, यह वीडियो मुझे आपको कल ही प्रोवाइड करना था। कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं कल यह वीडियो आपको दे नहीं पाया। वीडियो देना ही अगर उद्देश्य है तो आसान है, अपने लिए एक प्लानिंग स्ट्रेटजी बना करके वीडियो दे दिया जाए। लेकिन जब तक अगर हम कोई अपने अंदर अपनी प्रिपरेशन ना कर रखे हो, तब तक हमें आकर के इन चीजों को कमिट नहीं करना चाहिए। अब आज मैं कमिट करने की स्थिति में हूं, तो मैं आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ साथ आपने देखा होगा कि आज ही आपको अपडेट्स भी मिले होंगे कि आप अब फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सही समय था कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और प्लानिंग अब पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको कर लेनी चाहिए। हालांकि पेपर की जो तारीख है बहुत ही क्लियर है और सबसे पहले स्पष्ट कर दी गई थी कि पेपर अभी इतने तारीख को होना है। दिसंबर माह में आपको जैसा पता है कि पेपर होना है, तो अब से देखा जाए तो समय तो बहुत कम है, मुश्किल भरा रास्ता है। लेकिन इरादे अगर मजबूत हों, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो निश्चित तौर पर कोई भी रास्ते आपके लिए कठिन नहीं हो सकते हैं। बिहार की अपनी एक अलग प्रकार की शैली है, उनका अलग ही नेचर है, और वो लोग जिस परीक्षा को कराते हैं उनके अपने तरीके ही होते हैं, अपने अलग पैटर्न होते हैं। मैं यहाँ पर आज कक्षा 6 से 8 वर्ग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो भी मैथमेटिक्स और साइंस वाले हिस्से में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें भी वो हिस्सा जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसको लेकर के एक रोड मैप मैं आपको आज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अभी तक जैसा आपको पाठ्यक्रम क्लियर नहीं होगा, सिलेबस अभी तक आयोग ने दिया ही नहीं कि आपको क्या पढ़ाई करके पेपर देना है। यहाँ पर जो कयास लगा करके पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं, वही आपको बेस बनाकर इस समय पढ़ाई लिखाई करनी है। जूनियर की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर कक्षा 9 से 10 तक का माना जाता है कि अगर हम इसको अप टू 10 कर दें तो वहां तक का कोर्स ही पाठ्यक्रम में पूछा जाना चाहिए। या हम ऐसे मान लें कि अगर आपने सीटेट परीक्षा दी है, सीटेट पेपर 2 अगर आप जानते हैं, उसकी मैथमेटिक्स आप देख लीजिए, जो काफी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होती है, उस तरह की मैथमेटिक्स ही परीक्षा में पूछी जानी है। या अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपने जूनियर एडेड दिया होगा, जूनियर शिक्षक भर्ती आई थी, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उस तरह की परीक्षा, उस तरह का पाठ्यक्रम परीक्षा में पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि यह बिहार है, इसकी अलग ही कला है, या कुछ भी पूछ सकता है और कैसे भी पूछ सकता है, इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट कर देना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ और सारा विजन और सारा रोड मैप आज के इस वीडियो में आपको कंफर्म कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस परीक्षा की नेचर जानिए। हालांकि आप सबको इस परीक्षा के नेचर के बारे में ऑलरेडी तमाम वीडियोस मिले हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिले हैं, अपने भी प्लेटफॉर्म से आपको बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां दी गई हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, बीएड बीटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, सीटेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कब क्या कर सकते हैं, सारी बातें आपको अपडेट है और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ मोटी मोटी और जरूरी बातें मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जैसे कि यह 2 प्रकार के पेपर कराता है। एक क्वालिफाइंग होता है जिसमें लैंग्वेज पूछी जाती है, 30% इसमें क्वालिफाइंग नेचर है कि अगर आप यहाँ पर 30% मतलब यहाँ पर क्योंकि 100 ही नंबर का पेपर होता है तो 30 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। 75 हिंदी का, 25 इंग्लिश का, 2 घंटे का पेपर होता है। इस पेपर को आप देने के बाद अब आपको मेन परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता, इसको आपको पता रहना चाहिए। वैकेंसी क्योंकि अलग अलग है, टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी है, 6 से 8 अर्थात जूनियर की भी वैकेंसी है, तो मेरा फोकस केवल 6 से 8 अर्थात जूनियर का है और बाकी किसी का नहीं है। अब इसमें आ जाएंगे तो आपको 120 नंबर का पेपर देना होता है। 120 को भी अगर आप ध्यान में रखें तो 2 भाग में यह पेपर बटा हुआ है। पहले तो 40 नंबर है, कॉमन है, मतलब आप चाहे टीजीटी पीजीटी दे चाहे जो दें, ये वाला हिस्सा तो आपको करना ही करना है, जो कि वनडे एग्जामिनेशन से रिलेट करता है। 40 नंबर का पेपर होता है जिसमें जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है वो पूछी जाती है, रीजनिंग जो एलिमेंट्री पूछा जाता है, लॉजिकल पार्ट, वर्बल नॉन वर्बल वो पूछा जाएगा आपसे। ईवीएस का सेक्शन जो बिहार से रिलेट करती सारी भौगोलिक स्थितियां होती है उनके बारे में बात की जाती है, और जीके जीएस के पार्ट्स को यहाँ पर कवर किया जाता है। 40 नंबर ये आपके कॉमन होते फॉर ऑल अपीयरेंस, सभी जितने भी अभ्यर्थी होते हैं जो इस परीक्षा के अंतर्गत, जो इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए होते हैं, सबको इस फेज से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। अगर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 80 नंबर आपको अपने सब्जेक्टिव भाग में यहाँ पर फेस करने होते हैं, जिसमें अगर आप मैथ साइंस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट तो उनका है जो मैथ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी एसएसटी का सेक्शन अलग होता है, एसएसटी का और बाकी जो अलग अलग जो है विषय है, उस विषय के कॉम्बिनेशन से हम उस पर डिटेल नहीं जा रहे, हम केवल मैथ्स और साइंस की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स और साइंस में अगर हम 80 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 40 नंबर की हम मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स आएगी। और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर समझा है, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, कि यह सीटेट पेपर 2 को आप अगर आधार बना लो, या जैसे मैंने कहा जूनियर एडेड था, जैसे आप ऐसे समझिए कि जो जूनियर का हिस्सा होता है, जब आप जो है टेट भी देते, यूपी टेट भी देते, जूनियर वाला जो भाग होता है, मतलब जो पेपर 2 का हिस्सा है, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर इस परीक्षा से रिलेट करता है। अब क्योंकि यहाँ पर
हमें मान के चलते हैं कि अप टू 10 अर्थात अगर 10 तक की परीक्षा, वो भी बिहार स्टैंडर्ड पर अगर आप जाके देखते हैं तो उनका जो लेवल होता है काफी अप होता है परीक्षा में। आप अलग अलग छोटी छोटी परीक्षाओं में भी, परीक्षा जो अभी प्राइमरी का ही आप उठा लो एग्जाम्पल, तो वहां पर भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड पूछे गए। मतलब भले ही वो उतना ही लेवल दे रहे हैं कि अप टू 10 है, लेकिन जो क्वेश्चन की जी प्रकृति होगी, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगी, वो काफी हद तक हाई होती है। तो इनके पेपर को आप ऐसे अनुमान लगा के जाओ कि हम जो है जनरल मैथमेटिक्स पढ़ ले और हम पास कर जाए, तो पॉसिबल नहीं है। इनकी मैथमेटिक्स अपने आप में काफी स्टैंडर्ड होगी और ऊंचा भी पूछ सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन डरने की बात है, याद रखिएगा इस चीज को। मैथमेटिक्स इनकी अप होगी, स्टैंडर्ड होगी, इनका लेवल काफी हाई होगा। सब कुछ स्पष्ट तभी होगा जिस दिन इनका पाठ्यक्रम सिलेबस आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें। देखिए अभी हमको अगर हम कह दें कि हम सब लोग अगर हम एक अच्छी प्लानिंग और तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं क्या छोड़ें, और अभी तो हमें ये डिसाइड करना है कि सब कुछ पढ़ें, जो रिलेटेड हो सब कुछ पढ़ें, जहां जहां से पॉसिबिलिटी हो सब कुछ पढ़ें, ये हमको प्लान करना चाहिए। जिस दिन हाँ इनका हमें अगर वो मिल जाए, सिलेबस पाठ्यक्रम आयोग का फाइनली डिसाइडेड मिल जाए कि ये भाग पढ़ना है, तब हमको फिक्स करना पड़ेगा ये चीज छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं हम उसके आधार पे यहाँ पे निर्णय ले सके। लेकिन इस परीक्षा के नेचर को समझ करके हमने पेपर 2 जूनियर एडेड पेपर 2 जो आपका प्राइमरी जूनियर में पूछा जाता है, उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, उसको आधार बना सकते हैं। इसमें एक भाग आप देख रहे हैं कि यह वाला मैथमेटिक्स भी है, अर्थात एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स केवल इसी में नहीं, इसमें भी आएगा। थोड़ा सा आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का नेचर समझ लें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का ये हिस्सा लगभग हर मैथमेटिक्स के हर परीक्षा में जहां जहां मैथमेटिक्स पूछी जाती है वहां आता ही आता है। जैसे हम अगर सबसे पहले बात करें नंबर सिस्टम की। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर आपको कंफर्म करूंगा कि अगर आप सीटेट दे रहे हैं इस समय, और आपको पता है अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आपको जैसे कल ही मिल चुका है, तो अपीयरिंग वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये स्थिति बनती है। तो अगर आप अपीयरिंग में हैं और सीटेट की प्रिपरेशन के साथ इसको प्लान कर रहे हैं, और सीटेट पेपर 2 जो दे रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है सीटेट पेपर 2। और बिहार का यह जो मैथमेटिक्स का हिस्सा है 80 to 90% तक आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप पेपर 2 अगर प्रिपेयर करें, मतलब एक साथ एक पढ़ाई को अगर फोकस कर लें तो आप दोनों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम उसके पाठ्यक्रम को उठा के देखें जो डिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी पता है आप लोगों को, तो सबसे पहले उनका जो मेन रोल होता है वो नंबर्स पे ही होता है। मैथमेटिक्स वैसे भी नंबर पे बेस्ड होती है, हमें नंबर के सिस्टम को समझना ही पड़ता है, और नंबर का सिस्टम समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप नंबर्स के बारे में जानिए, उनको प्रेजेंट करना सीखिए, उनको क्लासिफाई करना सीखिए, अर्थात उनको प्रदर्शित करिए, वर्गीकृत करिए। उनसे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है, जो संख्या के पदों के आधार पे हो सकती है, डिजिट्स के बेस हो सकती है, पैटर्न के बेस हो सकती है, यूनिट डिजिट बेस्ड हो सकती है, लास्ट 2 डिजिट बेस्ड हो सकती है, एंडिंग 0 बेस्ड हो सकती है, रिमाइंडर बेस्ड हो सकती है, डिवीजन बेस्ड हो सकती है, फैक्टर बेस्ड हो सकती है, रिमाइंडर बेस्ड हो सकती है, मल्टीपल बेस्ड हो सकती है, लासा मासा से आधारित हो सकती है। मतलब नंबर सिस्टम की जितनी एक्टिविटी आप समझ सकते हैं जो नंबर से रिलेट करती है। जहां पे मैंने जो बिहार का पैटर्न देखा, उसमें आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड काम नहीं करते हैं, लॉजिक और थ्योरम बेस्ड भी यहाँ पर वर्क कराते हैं, लर्निंग बेस्ड भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले अभी जो पेपर हुआ था इसके पहले बिहार का, उसमें प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन आया था कि प्राइम का जो है अगर पैटर्न हम प्राइम नंबर को 6n + -1 के रूप में लिखे तो क्या यह एक सिद्धांत है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया। मतलब जिसको डीप नॉलेज है सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्ट्स की, वही अच्छे से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है और वही समझ करके अप्लाई, मतलब सही से यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर सकता है। तो इसलिए केवल ऊपर से और छिछला पढ़ करके इसको हम क्वालिफाई कर पाए, उचित नहीं है, अच्छा भी नहीं, मतलब ये सही प्रोसेस है ही नहीं है। किसी भी हालत में इसकी डेप्थ तक अर्थात लॉजिक पर जाकर के ही कर सकते हैं। आप ट्रिकी मैथ्स पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि हम इसका अच्छा से कर पाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है तभी आप इसको सही से इस परीक्षा को दे सकते हैं और सही से मैथमेटिक्स के सही अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी नंबर से रिलेट करता जितना भी कैलकुलेशन हो सकता है, चाहे वो जोड़ घटाव गुणे भाग हो, वर्गमूल हो, घन मूल हो, जितने भी रिलेटेड और सिंप्लीफिकेशन आधारित पार्ट हो, चाहे उसमें एक्सपोनेंट आए, सर्ट्स आए, ठीक है, जितना भी रिलेटेड मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन एक्टिविटी होती है वो कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पर बनकर आएगी, जिसमें वो सारा कुछ पार्ट्स रहेगा। जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सर्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, आप नॉर्मल कैलकुलेशंस तो होते ही होते हैं, जो पैटर्न वाले कैलकुलेशंस होते हैं वो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, जिसको हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगी चीजें। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये 4-5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो टोटली परसेंटेज बेस्ड होते हैं।
रूट ही माना जाता है अरिथमेटिक का, अगर सोचा जाए तो परसेंटेज। प्रतिशत की जानकारी होना, प्रतिशत का उपयोग करना, ये समझिए आपके लिए रामबाण रहेगा। अगर आप 2-3 प्रश्न अगर अच्छे से 4 करना चाहते हैं तो उसके लिए परसेंटेज को खूब अच्छे से और इसको हम कॉम्पिटिटिव बेस पर हैं, जैसा कंपटीशन में पढ़ा जाता है। मैं कुछ रिलेटेड वीडियो आपको परसेंटेज के दूंगा, मतलब लगभग मैं सारी चीज़ों के बारे में कुछ अपडेट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको दूंगा जो कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, जो रिलेटेड होंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। SICI इसी से रिलेट करता है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो करेगा ही करेगा, अर्थात लाभ हानि और छूट। साथ साथ हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यह पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट होगा। रेशियो, ये भी एक तरह से मैथमेटिक्स की बेसिक इकाई है। जैसे अगर हम परसेंटेज पढ़ते हैं और अरिथमेटिक में लगभग हर जगह उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से मान के चलो रेशियो, जिसको अनुपात कहते हैं, और अनुपात से संबंधित जितने भी भाग होंगे, चाहे वो आपका समानुपात हो, चाहे वो आपका एज का भाग हो, चाहे वो आपका पार्टनरशिप का पार्ट हो, चाहे वो आपका मिश्रण का पार्ट हो, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग मिक्सचर, और एक टॉपिक होता है एलिगेशन। ये सारे टॉपिक यहाँ पर रेशियो रिलेट करते हैं, परसेंटेज रिलेट करते हैं, तो इनका उपयोग बहुत ही जरूरी है। इनको आप अच्छे से पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरेज, औसत का 1 प्रश्न 2 प्रश्न आप देख सकते हैं, और रेशियो से भी आधारित एवरेज के क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। चाल दूरी समय के प्रश्न आएंगे। ट्रेन कॉन्सेप्ट इसमें एक टॉपिक होता है, आपको पता है कि अगर चाल दूरी समय अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें रिलेटिव स्पीड अच्छे से कर लो, एवरेज स्पीड अच्छे से कर लिया, इसमें ट्रेन का सिद्धांत पढ़ लिया, नवधारा का कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये पूरा पार्ट्स आपका कवर हो जाता है, और परीक्षा में इससे प्रश्न आपको दिखेंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दिखते हैं, जिसे कार्य समय कहते हैं, और पाइप एंड सिस्टम अर्थात नल और टंकी के पार्ट दिखते हैं। तो एलिमेंट्री भाग ये आपका कवर हो जाता है, जो कि कॉमन में भी है, जो आप सबके लिए है, आपने देखा होगा। साथ साथ आपके सब्जेक्टिव में भी है, मतलब इनके प्रश्न आपको अगर 40 का आता है तो 15 क्वेश्चन मान के चलिए, यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से भी रिलेट करेगा इस भाग से। अब अगर हम सब्जेक्टिव चलते हैं तो सब्जेक्टिव में जितना एलिमेंट्री है वो रहेगा, उसका लेवल भी अप हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं कह दूं कि नंबर सिस्टम में ही रिमाइंडर का एक टॉपिक पढ़ा दूं तो रिमाइंडर से ही बेसिक क्वेश्चन निकाला जा सकता है और बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन निकाला जा सकता है। एक पार्ट होता है उसका यूनिट डिजिट से बहुत ही लोअर लेवल का क्वेश्चन निकाला जा सकता है, बहुत ही अपर लेवल निकाला जा सकता है। तो सब्जेक्टिव आएंगे तो जितने भी एलिमेंट्री टॉपिक हैं उनका पूरा और कंप्लीट यूज होगा, आपको बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कंप्लीट यूज होगा, मतलब उसको तो जरूरी ही है पढ़ना। लेकिन जो एडवांस मैथ्स हम मान के चलते हैं आगे की, जो हमारे स्टैंडर्ड में और हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पढ़ते हैं, उसको पढ़ लेना यहाँ बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी दें तो अलजेब्रा की, अलजेब्रा जिसको आप बीजगणित कहते हैं, बीजगणित का नेचर सबसे पहले समझने के लिए हमें 2 चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जिसमें एक को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको फिक्स मान कहते हैं, और हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को आप कहते हैं कि चेंज होता रहता है, इसको हम चर कहते हैं। एक चर है, दूसरा अचर है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक समीकरण हम एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, और एक्सप्रेशन आपका जो समीकरण बन पाता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं आपको श्योर कर दूं कि यह परीक्षा बिना पॉलिनोमियल पे हो ही नहीं सकती, अर्थात जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद ही आधारित यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, और बहुपद से ही सारे समीकरण का नेचर, उनकी डिग्री, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, और साथ साथ जितने भी अलग अलग प्रकार के नामकरण करे जा सकते हैं समीकरण के, चाहे वो एक चर का समीकरण हो, 2 चर का समीकरण हो, इससे ज्यादा चर का समीकरण हो, उनकी घात क्या हो, उनका नेचर क्या हो, उनके पद कितने हो। इसके अलावा भी अगर एक ही चर पर द्विघात हो, त्रिघात हो, मतलब जिसको आप क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, आप बाई क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, आप जो है मतलब जितने भी अलग अलग प्रकार के क्यूबिक कह सकते हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के समीकरण बन सकते हैं, उन सारे समीकरणों का क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा। मतलब ज्यादातर अगर सोचो तो पॉलिनोमियल की जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कोई अनदर पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वह उसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, या उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर ए आएगा तो उसका क्या एक अलग वैल्यू, कोई एक अननोन मान क्या हो जाएगा। जैसे अभी आपको एक चतुर्थ घात का पॉलिनोमियल दे दें, किसी p की पावर 4 ऐसे समथिंग करके दे दिया, और डिवाइडेड बाई हमने कहा कि एक दूसरा हमारे पास 3 घात का या 2 घात का पॉलिनोमियल है, इससे भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है, यदि शेषफल इतना आ रहा तो उसी में k एक अननोन है, उसका मान क्या हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। साथ साथ इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण समीकरण होते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक आप ले लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक की सभी प्रॉपर्टी और क्वाड्रेटिक का पूरा वर्किंग प्रोसेस, और साथ साथ 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस पर प्रश्न आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन सारे टॉपिक को अलग अलग एक्सप्लेन कर दूं। एक एक टॉपिक अगर एक्सप्लेन कर, अच्छा देखिए, अगर हम सोचे कि एक रिदम से शुरू से हम पढ़ाना शुरू करें तो आप कुछ ही चीज पढ़ पाएंगे, बाकी सब भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इस परीक्षा को प्रिपेयर करने की सही रणनीति यही है कि आप सब टॉपिक को उठाओ और एक एक टॉपिक को चाहे मेरे साथ करो, चाहे खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप अलग अलग टॉपिक को उठा के जो है उसके पॉइंट से पढ़ते जाइए, इंपॉर्टेंस देखते जाइए टॉपिक की। पता चले कि एक टॉपिक जिसमें उलझे पड़े उसका कोई यूज ही नहीं, उसका कोई प्रश्न भी नहीं आया, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेट करता है परीक्षा में उसको उठाइए, उसके पैटर्न को समझिए, उससे रिलेटेड प्रश्न आपको दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट भाग जिसमें ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते और सबसे महत्वपूर्ण माना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्री हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति आप समझिए जिसको आप कहते हैं जियो प्लस मीट्रियान, अर्थात अर्थ अराउंड ऑल अबाउट इट्स मेजरमेंट। पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ की जितनी भी मापन की स्थिति होती है उसको हम ज्योमेट्री पे ही मैनेज करते हैं। अर्थात किसी फिगर को अगर हम एक्सप्लेन करें, सबसे पहले आकृति को ही एक्सप्लेन करें, तो आकृति के एक्सप्लेनेशंस कई तरह से किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसे कहा सकता है कि आकृति आपकी 2 डायमेंशनल हो सकती है और 3 डायमेंशनल हो सकती है। इसके अलावा कह सकते हैं आकृति ओपन हो सकती है और क्लोज हो सकती है। अगर आकृति क्लोज्ड है तो एक टॉपिक बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण बनाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? जैसे अगर हम लोग कहते हैं पॉलीगन, ये टॉपिक पॉलीगन अर्थात बहुपद, ये पूरी परीक्षा बिना बहुपद के हो ही नहीं सकती है, नोट कर लीजिएगा। बहुपद के बगैर यह टॉपिक सेट ही नहीं हो सकता, तो हम बहुपद के रिलेटेड वीडियो भी आपको अच्छे से दे दे जिससे कि आपका कवर हो जाए। तो पॉलिनोमियल बहुपद जिसको आप कह सकते हैं। और अब ध्यान से देखिएगा, इस फिगर मतलब किसी भी फिगर को सबसे पहले जैसे क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के साथ मतलब क्लासिफाई करने से के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि इसको बनाया कैसे जा सकता है। पहले सही पूछा जाए तो क्लासिफाई करने से पहले बनाना जानना चाहिए आपको। बनाने के लिए कोई भी फिगर आप बनाओगे तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले स्पॉटिक सरफेस मतलब अगर 2 डायमेंशनल है तो ऐसे हमने ले लिया। 2 बिंदुओं को मिला देते, एक रेखा, रेखाओं को इंक्लाइन कर दे तो कोण, मतलब हमें बिंदु रेखा कोण की आवश्यकता होती है। उनको मिलाकर के क्लोज फिगर अर्थात बहुपद का निर्माण होता है। बहुभुज का, सॉरी बहुपद नहीं कहेंगे इसको, बहुपद तो पॉलीगन होता है, बहुभुज का निर्माण होता है। अभी आप कहोगे कि क्या बता दिया सर, बहुभुज का निर्माण होता है। ठीक है, बहुभुज त्रिभुज से शुरुआत होता है, मतलब ट्रायंगल बहुभुज है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी प्रकार होते हैं अर्थात त्रिभुज के, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, जितने भी प्रकार होंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, सभी प्रकार के चतुर्भुज, पेंटागन पंचभुज जिसे कहते हैं, हेक्सागन जिसे खडभुज कहते हैं, हेप्टागन सप्तभुज कहते हैं, ऑक्टागन अष्टभुज कहते हैं, नोनागन नौभुज कहते हैं, डेकागन 10 भुज कहते हैं। इस प्रकार से जितने भी प्रकार के बहुभुज हैं उन सभी को एक्सप्लेन करना। इसमें कुछ एक फिगर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप सर्कल कहेंगे। सर्कल के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं कोई चीज। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करना, प्रॉपर्टीज को, कोणों के अरेंजमेंट को, कोणों के प्रकार को, लाइन की स्थिति को, इस सब कुछ हमारा ज्योमेट्री मैनेज करता है। अब जब फिगर बन जाता है, चाहे वो 2D फिगर हो चाहे वो 3D फिगर हो, 2D फिगर में चाहे वह रेक्टेंगल हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो अर्थात आयत हो, चाहे वह आपका स्क्वायर हो अर्थात वर्ग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, और अगर हम चतुर्भुजों में ही सोचे तो बहुत सारे चतुर्भुज अभी ऐसे दिमाग में रख लीजिए जिसमें समांतर चतुर्भुज जिसे आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, हाँ, समांतर चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज हो जाता है जिसे आप लोग जो रोम्बस कहते हैं, सम चतुर्भुज रोम्बस कह सकते हैं। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज होता है। इस तरह के जितने भी चतुर्भुज होते हैं उन सब से रिलेटेड जो है मेंसुरेशनल क्वेश्चन, मेंसुरेशन में 3 प्रकार का कैलकुलेशन किया जाता है। एक तो परिमाप निकाला जाता है, जैसे किसी फिगर की बाउंड्री की लेंथ क्या होती है, परिमाप होती है। एक एरिया निकाला जाता है, जैसे आपके कमरे की जो पूरी बाउंड्री की लेंथ है वो परिमाप है, और जो फर्श है जिसपे कारपेट बिछा हुआ है, मार्बल लगा है, वो आपका एरिया है, और जिस कमरे में आप बैठे हैं ये पूरा स्पेस जो हवा है वो पूरा उसकी क्षमता अर्थात आयतन है। 3 ही कैलकुलेशंस होता है अलग अलग प्रकार के फिगर को देखते हुए। 2 तो कैलकुलेशन 2D पर होते हैं अर्थात परिमाप और क्षेत्रफल तो 2D बेस्ड होता है, लेकिन जब 3D फिगर होगा तब आपके क्षमता और आयतन की बात की जाती है, जिसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट फिगर आपको, जैसे घनाभ सुना होगा आपने, क्यूबाइड कहते हैं, घन सुना होगा जिसे क्यूब कहते हैं, बेलन सुना होगा जिसे आप सिलेंडर कहते हैं, शंकु सुना होगा आपने जिसे आप कोन कहते हैं।
स्फीयर सुना होगा जिसे आपने गोला कहा है, प्रिज्म सुना होगा जिसे प्रिज्म देखिए, इसी तरह से पिरामिड सुना होगा आपने। तो कहने का मतलब इस सभी प्रकार के फिगर यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे फिगर की कैलकुलेशन वर्किंग आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से दिखेगी। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये दो पार्ट्स यहाँ पर साथ में रख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस। आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर मैं करके बताऊं तो त्रिकोणमिति त्रिभुज से ही रिलेट करता है, राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी सभी भुजाओं और सभी कोणों के रिलेशन को कुछ स्पेशल सिंबल से प्रेजेंट करें, जो सिंबल्स आपके साइन हैं, कॉस हैं, टैन, तीन फंडामेंटल है, तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अगर हम इनको कोण इसके साथ इन्वॉल्व कर दें, कोण इन्वॉल्व कर दें, भुजाओं का रिलेशन एक्सप्लेन कर दें, तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस में बदल जाता है। जितने भी अलग अलग रूल्स होते हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल रूल्स हो, रेसिप्रोकल रूल्स हो, वर्ग सिद्धांत हो, चाहे आपके मतलब कोण से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज इसकी त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री की बनकर आती है, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ इसका एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से किसी बिल्डिंग की ऊंचाई, बिंदु भूतल से जमीन से मतलब उसके टॉप बॉटम की दूरी, मतलब अलग अलग प्रकार से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं ऊंचाई दूरी का। तो पूरा ऊंचाई दूरी और त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति इस परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग रहेगा। यहाँ से भी प्रश्न आपको हर बार परीक्षा में, मतलब इस बार परीक्षा में जरूर दिखेगा। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, किसी एक कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है। ये 2D सिस्टम है, x है और y है। हम किसी बिंदु को जो फिगर बनाता है उसकी पोजीशनिंग को समझते हैं कि वो कहाँ प्लाट होता है। सबसे पहले प्लाट होने के लिए उसे उसकी पोजीशन को x और y अर्थात एक कोऑर्डिनेट से प्रेजेंट किया जाता है। अगर वह प्लाटेड है तो दो बिंदु अगर ले लो तो उनके बीच की दूरी क्या है, अगर उसको बांटो तो सेक्शन कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, जिस समीकरण, जिस इक्वेशन को, जिस लाइन को बनाता है उसका इक्वेशन क्या है, उनके बीच क्या परपेंडिकुलरिटी कैसी है, पैरेललिज्म कैसा है, ये सारी चीजें जो है आपकी निर्देशांक ज्यामिति से बनकर आती हैं। ठीक है, इससे भी प्रश्न आपको दिखेगा ही दिखेगा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े हिडन टाइप के होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आप कहते हैं ना, कोई नंबर अगर a + ib के रूप में लिखा गया तो वह कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जहाँ पे i इन्वॉल्व है। i के जितने भी भाग हैं, i की जितनी भी एक्टिविटी, हालांकि i के बारे में आप जानते होंगे √-1 है, i से रिलेट करते हैं इनकी पावर्स के फॉर्म में, और इनकी जो बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, जोड़ घटाव गुणे भाग कंपेयर करने की, वो आपकी यहाँ पर दिखेगी। इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। अब इसको देख लीजिए यहाँ पर, जैसे सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी परीक्षा से रिलेट कर सकता है। ठीक है, अभी मैं एकदम कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कर सकता है। समुच्चय सिद्धांत में समुच्चय को समझाना, समुच्चय के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, समुच्चय के कुछ नियमों के साथ साथ समुच्चय का जो बेसिक ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारे रूल्स जितने भी होते हैं जो समुच्चय से संबंधित होते हैं, उसको आपको यहाँ कवर करते हुए दिखेगा। ठीक है, एक इसका और इम्पॉर्टेंट भाग होता है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो उसके लिए हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आना ही चाहिए, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आएगा तो उसके पहले हमको मेथड ऑफ काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ काउंटिंग आनी चाहिए। तो मतलब ये बेसिक इसको अगर हम सीख लें और इसको यहाँ अप्लाई कर दें तो ये आप मान के चलो कि इसका प्रश्न तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। प्रोबेबिलिटी तो 100% लिख लीजिए, दिखेगा ही दिखेगा। तो ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इसका भी उपयोग हमारी परीक्षा में दिखेगा। लास्ट में एक और टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम केवल मीन, मीडियन, मोड तक सीमित नहीं रहेंगे। ठीक है, आप ये सोचो कि मीन, मीडियन और मोड हो जाए तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं। इसके कई और अलग अलग भाग हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल भी पढ़ना होगा, जिसमें आपको वेरिएबल, डिस्पर्जन, ये सब के बारे में भी डिस्कस करना होगा। मतलब जितने भी इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और डेविएशन भी पढ़ना होगा, क्वार्टाइल हो, मीन डेविएशन हो, इस सारे पार्ट से, मतलब ये 4-5 चीजें तो मुख्य आप मान के चलो। इनके अलावा मीन, मीडियन, मोड तो आना ही आना है, इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। अब डेविएशन भी आपका उपयोग में होगा, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया। ठीक है, हो सकता है डिस्पर्जन का क्वेश्चन है, नहीं तो इतना ही रिलेटेड 5 टॉपिक तो आपका परीक्षा से बनेगा ही। और साथ साथ जैसे कि मैं मीडियन बोल रहा हूँ तो वहां पर आपको क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये 3 टॉपिक इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। इससे रिलेटेड आपको दिखेगा। अब हमसे आप उम्मीद क्या करते हैं कि आप क्या करा देंगे। ठीक है, हम केवल कंप्लीट बैच तो चला नहीं रहे कि हम पूरा एक पाठ्यक्रम को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करें। हम यहाँ पर एक ऐसी, मतलब आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से जोड़ रहे हैं, और आप विश्वास करके जुड़िए, एंड तक आप कहीं भी पढ़ते रहे, हमसे पढ़ते रहे, किसी से पढ़ते रहे, आपको कुछ ना कुछ अवेलेबल जरूर दूंगा, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ।
वो चाहे मैं कैसे दूंगा, ये मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो वहाँ पे आपको दी जाती है, इंपॉर्टेंट ही हो गया, हमेशा वैल्यू करेगी आपके लिए, ठीक है। हमारी जो प्लानिंग है वो यही है, और इस प्लानिंग को हम वैल्यू करेंगे फ्रॉम द कमिंग मंडे। जो मंडे आ रहा है, हालांकि बीच में दिवाली भी रहेगी, तो काफ़ी कुछ जो है इस समय वैसे भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे दूँ। डेली कुछ कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो दूंगा। मैंने जैसे कहा ना 20 से टॉपिक उठाना, जैसे मैंने एक दिन प्रोबेबिलिटी का कोई इंपॉर्टेंट भाग उठाया और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उसको समझा दिया। मुझे लगा कि अब मुझे पॉलीगन समझाना है, पॉलीगन का जितना भी भाग है उसको दे दिया। मुझे लगा कि नंबर सिस्टम का कोई भाग लेना, उसको दे दिया। मतलब जहां से मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, मैं वहां के टॉपिक को उठा के आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस पॉसिबल हो सकती है वो करा दूंगा। मॉक टेस्ट में जरूर करा दूंगा आपके लिए, मॉक टेस्ट आप करके अपनी एनालिसिस कर पाएंगे। इसका जो डाउट होगा वो भी कवर करा दूंगा, साथ साथ जो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस होगी वो भी मैं आपको डन करा दूंगा। लेकिन इन सब के लिए हम मंडे से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अभी इस दौरान जितना हो सकेगा करेंगे, इसके बाद जब हम लोग दिवाली की छुट्टी के बाद बैठेंगे तो इसमें ज़्यादा रिदम और फोकस के साथ हम काम करेंगे। हालांकि मैं कुछ रिकॉर्डेड और अपडेटेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा तब तक, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। इधर बीच आपका जैसे ही आपको एप्लीकेशंस भरने के बाद आयोग हमें पाठ्यक्रम दे दे और भी हमारा विजन क्लियर हो जाए, उसके आधार पर भी हम आगे कार्य करें। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी ये प्लानिंग और ये आपको सब्जेक्ट का नेचर और सारी विजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी, और आप हमसे अब जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाइए। जुड़िए। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में रहने के लिए जुड़ना जरूरी है, ठीक है। और वैल्यू करिए। कोई चीज़ को अगर हम फेथ करके वैल्यू करके ही कंटिन्यू करते हैं तभी उसका बेनिफिट हमको दिखता है, ठीक है। और आज मुझ पर वैल्यू कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए फेथ कर सकते हैं, जहाँ तक आपको मुझे भी भरोसा है कि आप ऐसा करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम उस पर वैल्यू जरूर करें। मतलब हम आपके कमेंट्स देखें और उसके आधार पे अपनी प्लानिंग को फिक्स करें। मेरी तरफ से इतना ही। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मैं भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ लगने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।